approaching the last, the neoplasms of the lung. तो कब सस्पेक्ट करना चाहिए कि न्यूप्लाज्म है? न्यूप्लाज्म की सबसे खास बात ये होती है, इंसिडुअस ऑनसेट होती है, प्रोग्रेसिव कोर्स होती है एंड नॉन रिस्पॉन्सिव टू ट्रीटमेंट. एटीटी दे दिया, बैक्टीरिया दे दिया, नहीं. कॉफ, एक्सपेक्टोरेशन प्लस माइनस, हेमोप्टिसिस. यूजुअली स्मोकर 40s में, और वेट लॉस हो रहा हो, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा हो, ये सेकेंडरीज मिल जाए. कहीं बोन में सेकेंडरी, कहीं पे मिल जाए. ये यूजुअली न्यूप्लाज्म के ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के प्रेजेंटिंग फीचर्स. अगर इसकी डायग्नोसिस आपको करनी हो तो एक्सरे पे दिखना चाहिए, और इमेजिंग फैसिलिटी सीटी स्कैन या एमआरआई पे दिख सकता है. इसके बाद इसकी साइटोलॉजिकल डायग्नोसिस हो सकती है, और यह हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस हो सकती है. एंडोस्कोपी करके उसकी बायोप्सी निकाली जा सकती है. इसका जो क्रक्स ऑफ ट्रीटमेंट है कि अर्ली डिटेक्शन कर लो, और एक्सीजन से ज्यादा सबसे बढ़िया काम है. वाइड एक्सप्रेशन करके निकाल दो, लोबेक्टमी कर दो, न्यूमोनेक्टमी कर दो, निकाल दो. अगर न निकाल पाओ तो कीमोथेरेपी करो, रेडियोथेरेपी करो, और इसकी 5 ईयर सर्वाइवल जो है वो पेशेंट्स को बता दो, रिलेटिव्स को बता दो. 5 ईयर सर्वाइवल या मीडियन सर्वाइवल बता दो. तो अगर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का केस मिल रहा है या सेकेंडरीज का केस मिल रहा है, तो दिस इज द अप्रोच टू न्यूप्लाज्म्स ऑफ लंग. इसके अलावा जो पैरालिटिक है और पैरालिटिक लीजन्स हैं, और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और स्कोलियोसिस और काइफोसिस, तो ये स्पेशलाइज्ड रीजन है. खासतौर से ऑर्थोपेडिक्स में ट्रॉमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया जब पढ़ाया जाएगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके अलावा जो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनहेलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको कि हमको समझना चाहिए और पढ़ना पड़ेगा. आई थिंक ये जो है ब्रीफली समराइज कर देता है सारी की सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस को. और इसमें हमारा जो मुख्य बात है वो ये समझना है कि जितनी चीजें हमने क्लिनिकली कही हैं, ये एक थरो हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन से पता लगती है. तो जो सिम्टम्स हैं वो कॉफ है, हेमोप्टिसिस है, एक्सपेक्टोरेशन है, और जनरल सिम्टम्स हैं फीवर, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, नाइट स्वेट्स, लिम्फेडेनोपैथी. प्राइमरी कहीं पे मिल जाए तो इन चीजों से हम लोग जो हैं वो लंग डिजीजेस सस्पेक्ट करते हैं. और इसके एग्जामिनेशन में क्लबिंग देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जनरली लिम्फेडेनोपैथी और उसकी नेचर पता करनी होती है. और लंग इटसेल्फ के एग्जामिनेशन में, इंस्पेक्शन में, ट्रैकिया, चेस्ट की शेप, एक्सपेंशन, मूवमेंट. उसके बाद अगर एपेक्स बीट दिख रही हो तो. इसके बाद परकशन करने में रेजोनेंट नोट न्यूमोथोरेक्स का, डल नोट प्लूरल एफ्यूजन का. अगर डलनेस की लाइन, स्टोनी डलनेस की लाइन एस शेप्ड है इस तरह से, इसका मतलब एक्सिला में ज्यादा है और इंटरस्कैपुलर रीजन में कम है, तो प्लूरल एफ्यूजन है. अगर स्ट्रेट है तो एयर भी है और फ्लूइड भी है. उसमें कभी कभी हम लोग हिप्पोक्रेटिक सक्शन करके देख सकते हैं, स्प्लैशिंग साउंड मिल सकती. इसके बाद ऑस्कल्टेशन,
ऑस्कल्टेशन में ब्रोंकियल ब्रीदिंग है या वेसिकुलर ब्रीदिंग है। अगर ब्रोंकियल ब्रीदिंग एबनॉर्मल जगह पे मिल रही है, अपेक्स में या बेस में, यूनिलैटरल या बायलैटरली, तो वो ट्यूबुलर है जैसे लोबार निमोनिया में मिलती है, या कैवर्नस है जैसे कैविटीज में मिलती है, ब्रोंकिएक्टिसिस में या ट्यूबरकुलर कैविटी। इसके अलावा अकम्पनीमेंट्स क्या हैं? सिबिलेंट सोनोरस रोनकाई हो सकते हैं या क्रेप्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा ऑस्कल्टेशन के अलावा P2 तो नहीं एक्सेंचुएटेड है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी तो नहीं है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के साइंस, नेक वेन्स, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, एसाइटिस, पीडल एडीमा तो नहीं है, साइनोसिस तो नहीं है, फ्लैपिंग ट्रेमर्स तो नहीं है, पेशेंट डिसोरिएंटेड तो नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट रिदम के जो चेंजेस है वो तो नहीं है, कहीं इर्रेगुलर रेस्पिरेशन, बिटॉट्स रेस्पिरेशन, बढ़ता घटता रेस्पिरेशन, शीन स्ट्रोक या रेस्पिरेटरी अरेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड वाले फ्लैपिंग ट्रेमर्स, इन सब चीजों को रेस्पिरेटरी केस में देखना जरूरी है। तो ये एक ब्रॉड लिस्ट है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यू कैन मॉडिफाई इट, बट फिलहाल इस ब्रॉड प्रोटोकॉल को फॉलो करके आप रेस्पिरेटरी केस का एग्जामिनेशन कंप्लीटली कर सकते हैं, और उससे जो आपको फाइंडिंग मिल रही है उससे आप डायग्नोसिस करके, इन्वेस्टिगेशन करके मरीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।